राम, आप सभी का स्वागत है दोबारा से हिंदी की क्लास में। आज हम क्षितिज का पाठ नंबर 4 जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है को डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है आत्मकथ्य। तो पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और इनका जो निधन है वो सन 1937 में हुआ था। तो इस अध्याय की व्याख्या करने से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी भूमिका क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए जयशंकर प्रसाद से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आत्मकथा न लिखकर कविता के रूप में आत्मकथ्य लिखी थी, जो सन 1932 में हंस में छपी थी। कवि ने इस कविता में जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ उन अभावों को भी लिखा था जिन्हें उन्होंने झेला था। उन्होंने माना था कि उनका जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन की तरह सरल और सीधा था, जिसमें कुछ विशेष नहीं था। आगे हम इसकी व्याख्या को करके पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। तो लेसन का नाम है आत्मकथ्य और अब इनकी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी। ये अपनी मधुप होता है बमरा, ठीक है। तो इसमें मन को बमरे की उपाधि भी दी गई है, उपाधि दी गई है। इस अर्थ होगा, कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में मन रूपी बमरा गुंजार करता हुआ, गुंजार करता है वो गुनगुनाता जो है, गुंजार करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। उस कहानी से सुख मिलता है या दुख मिलता है वह नहीं जानता। कभी ये नहीं कभी को मालूम कि उस कहानी को सुनाकर मन को सुख मिलता है या दुख मिलता है। आगे है दूसरी लाइन, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी घनी, मतलब अत्यधिक। तो इसका अर्थ होगा, पर इतना अवश्य जानता है, कभी को ये तो नहीं पता कि इस कहानी से सुख मिलता है या दुख मिलता है, पर इतना अवश्य जानता है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर जड़ रही हैं। इसमें कवि का स्वर जो है वो निराशा भरा है। उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। उसकी ना जाने कितनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हुए ही बिना ही मन में घुटकर रह गई थी। उचित परिस्थितियां और वातावरण ना पाकर बेसमय से पहले ही पीले सूखे पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई थी। आगे है तीसरी लाइन, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा होता है अंतहीन विस्तार, असंख्य मतलब जिसकी गणना न की जा सके। इसका तीसरी पंक्ति का अर्थ होगा, जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मनुष्य के अपने मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हुए अनुभव करता है। मनुष्य जो है वह अपने मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हुए अनुभव करता है, जो कि सुखद और दुखद दोनों होते हैं, ठीक है। अनंत नीलिमा का मतलब होगा यहाँ जीवन का अंतहीन विस्तार, और असंख्य जीवन इतिहास का अर्थ है यहाँ मानव मन में उत्पन्न विभिन्न विचार जो तरह तरह की घटनाओं के होने का आधार बनते हैं। आगे है चौथी लाइन, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास, ठीक है। मलिन होता है मैला, उपहास मतलब मजाक। तो यहाँ होगा इसका मतलब चौथी पंक्ति का अर्थ होगा, बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग्य करती हैं और उसका उपहास उड़ाती हैं, और कभी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता, वह अपनी जीवन की विवशताओं के सामने विवश है। मैं इसमें पंक्ति से रिलेटेड जो है व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी जो पंक्तियाँ हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो आपने इन सभी को साथ में लेकर ही चलना है। सॉरी। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। वह दुख भरे स्वर में कहता है कि उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के बारे में जानने की इच्छा रखने वालों से पूछता है
कि उसकी पीड़ा और विवशता को देखकर वे कहते हैं कि कभी अपनी पीड़ा और दुर्बलता अपने ऊपर बीती दुख भरी कहानी को फिर से सुनाए, फिर से दोहराए? क्या मेरी पीड़ा देखकर ही नहीं समझी जा सकती? आगे है, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। क्या तुम मेरी जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देखकर सुनकर सुख प्राप्त होगा? उसके हताश और निराशा से भरे अभावपूर्ण मन में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। तो गागर रीति होता है खाली गड़ा जा ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो। अब हम अगली पंक्ति की व्याख्या को देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। जो लोग कवि की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं, कवि उनसे कहता है कि उसकी कथा को सुनकर कहीं वे ही यह न समझने लगें कि वही उसकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हैं। आगे है, वे सभी अपने आप को समझें, अपने को पहचानें, वे उसके भावों रूपी रस को प्राप्त कर अपने आप को भरने वाले थे। आगे है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना होता है निराश करना या उपहास का विषय। कभी बोलता है कि अरे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग्य कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। अगली लाइन है, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रवंचना होता है धोखा। वह अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को क्यों प्रकट करे? उसे आत्मकथा के नाम पर अपनी या औरों की बातें जग जाहिर नहीं करनी। अगली है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब यहाँ कवि के जीवन में जो मधुर चांदनी रातें आई थी, अच्छे पल आए थे, उनके बारे में कहना चाहता है। उसके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा की कालिमा नहीं थी। उसमें मधुर और चांदनी रातों की मीठी स्मृतियाँ भी हैं, पर वह उन उज्ज्वल गाथाओं को कैसे गाए और वह उन्हें क्यों प्रकट करे? अपने जीवन के कोमल पक्षों में सभी को भागीदार वह नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह उसकी पूर्ण रूप से निजी यादें हैं। वह अपनी मधुर स्मृतियों में सबकी साझेदारी नहीं चाहता। आगे है, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जब वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था, मीठी बातों में डूबा था और उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा था, उन क्षणों को वह औरों को क्यों बताए? तो इसमें कवि की प्रियतमा के बारे में बताया गया होगा, जो उस अपनी प्रियतमा का वो सपना देख रहा है। आगे है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। सपने में जिस सुख का अनुभव कर कर वह अपनी नींद से जाग गया था, वह भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसने जो सुख का सपना देखा था वह उससे प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। वह सुख देने वाला उसके आलिंगन में आते आते धीरे धीरे से मुस्कुराकर उससे दूर हो गया, उसे प्राप्त नहीं हुआ। आगे है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी सिंजुहाग मधुमाया में। तो इसमें अरुण कपोलों का मतलब है लाल गालों, मतवाली मस्ती भरी, अनुरागिनी उषा प्रेम भरी, सुबह निज मतलब अपना। इसका अर्थ होगा, इनकी व्याख्या होगी, जो सपने में सुख और प्रेम का आधार बना था, मतलब उसका प्रियतम, वह अपार सुंदर था, मोहक था। उसकी लाल गुलाबों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी बोर जो है, प्रेम भरी सुबह जो है, अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। भाव इसका ये होगा कि
उसकी गालों में प्रातःकालीन लाली और शोभा विद्यमान थी। अगली लाइन है, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। तो स्मृति पाथ्य मतलब स्मृति रूपी सहारा, पथिक मतलब मुसाफिर और पंथा मतलब रास्ता। तो इसका अर्थ होगा, जीवन की लंबी राह पर चलते हुए थक कर चूर हुए कवि रूपी यात्री की स्मृतियों में केवल वही एक सहारा थी। यादें उसकी थकान को कुछ कम करती थी। यादें जो थी उसकी थकान को कुछ कम करती थी। कभी नहीं चाहता कि उसकी मधुर यादों के आधार को कोई जाने। आगे है, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। तो इसका आगे, वह पूछता है कि उसके अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़कर उस छिपे रहस्य को आप देखना चाहोगे। इसका भाव ये है कि कभी उस रहस्य को अपने भीतर संभाल कर रखना चाहता है, अपने भीतर संभाल कर रखना चाहता है, वह उसे व्यक्त नहीं करना चाहता। आगे है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। कभी कहता है कि उसका जीवन छोटा सा है, सुखों से रहित है, इसलिए वह उससे संबंधित बड़ी बड़ी कहानियाँ आज किस प्रकार सुनाए। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं। कभी कहता है, वह अपनी कहानी सुनाने की अपेक्षा चुप रहकर औरों की कहानियों को सुनना अच्छा मानता है। वह उनकी कहानियों से कुछ पाना चाहता है। आगे है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। वह पूछता है कि लोग उसकी या अपनी कहानी को सुनकर क्या करेंगे। उसकी जीवन कहानी तो सीधी सादी और बोली वाली थी, जिसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं था। लास्ट पंक्ति होगी, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उसे लगता है, कवि को लगता है कि अभी उसे अपनी कहानी सुनाने का अवसर भी अनुकूल नहीं लगता। उसकी मौन पीड़ा तो अभी थकी हारी सो रही है, उसके मन में छिपी हुई थी। उसकी मौन पीड़ा तो थकी हारी सो रही थी, उसके मन में छिपी हुई थी। आशा है कि आपको ये जो पाठ है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।